नमस्कार। किताबों की बात में आज हमारे पास है एक किताब, नदी के लिए सोचो, जो किताब आई है बस्तर से। इस किताब में गूंज है नदियों की, जंगल की, बेतवा की, इंद्रावती की, सतना की, तमसा की, और साथ ही जंगल के दरख्त कुछ कहना चाहते हैं। नदी के लिए सोचो, जितनी इसमें कविताएं हैं, कुछ कहती हैं, कुछ आपसे, कुछ समाज से, कुछ सरकार से। और इसके लेखक हैं त्रिलोक महावर, ब्यूरोक्रेट हैं और कई किताबें आ चुकी हैं इनकी, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। और ये पुस्तक जब मेरे हाथ में आई तो एक गजब की अनुभूति हुई, इसलिए कि इस किताब के बारे में जो बातें लिखी गई, डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि कविताएं अर्थ अमित अति आखर थोरे की उक्ति को चरितार्थ करती हैं। इस संकलन की कविताएं, प्रत्येक कविता नावक के तीर की तरह मन पर चोट करती है। विनोद कुमार शुक्ल जी लिखते हैं कि त्रिलोक की कविता पढ़ते हुए पाठक अपनी स्वतंत्र समझ से बहुत आगे तक ले जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब साहित्य के ऐसे हस्ताक्षरों का हस्ताक्षर इस पुस्तक पर हो तो इस पुस्तक के रचयिता से, लेखक से बात करना तो बनता है। स्वागत है त्रिलोक जी। जी नमस्कार। किताब के टेक्स्ट देखे, किताब के बारे में देखा, और जैसा मैंने कहा कि इस पुस्तक की, इस संकलन की प्रत्येक कविता है, उसमें वो प्रत्येक कविता कुछ कहती है। किसी कविता में तमसा कहती है, किसी में इंद्रावती कहती है, किसी में सतना कहती है। तो ये कुछ बताएं कि इतनी पीड़ा इस किताब में, नदियों की पीड़ा इस किताब में आपने कैसे उकेरा और कब से शुरुआत हुई इसकी? मैं बस्तर जगदलपुर से आता हूँ। वहाँ इंद्रावती नदी बहती है, प्राणदायिनी है वो। और बचपन से मैंने उसे उसके भरपूर यौवन में देखा है। और बाद में जोरा नाला में जब नदी व्यापर्तित कर दी गई तो उसे दुबलाते हुए और कहना चाहिए कि बहुत बुरी कंडीशन में देखा, बुरी हालत में देखा, जिसका चित्र इस किताब के मुख पृष्ठ पर है। और जहाँ जहाँ भी गया मैं, तो नदियाँ हमारी संस्कृति की जनक हैं। जितनी संस्कृतियाँ हुई, जन्म हुआ, उन जो फली फूली, वे हमारी नदियों के किनारे ही हुई। आप देखिए, इसमें मैंने इंद्रावती, जो बस्तर की प्राणदायिनी नदी है, वहाँ से लेकर हमारी यमुना तक का भी मैंने इसमें चिंतन किया है। तो जिस तरीके से नदियों का स्वच्छंद स्वतंत्र जीवन था, मैंने इसमें एक जगह उल्लेख किया है कि पहाड़ नदियों का मायका है। मैदानों में जब आती है तो उनकी जो हालत होती है, इसमें एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, नदी खोर आदमी। जगह जगह नदियों को रोक दिया गया और नतीजा ये निकला। एक जगह मैंने कहीं इसमें यूराल शब्द का भी इस्तेमाल शायद किया हो कि एक यूराल सागर था जिसमें यूराल नदी आकर मिलती थी। उसका उपयोग करने के लिए, सिंचाई के लिए उसको डाइवर्ट किया गया, व्यापर्तित किया गया। नतीजा निकला कि वो यूराल समुद्र जो है वो सूख गया। तो ये सब देखने के बाद मेरे अंतर्मन में पीड़ा हुई कि जिस तरह हमारे शरीर में रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, वैसे धरती पर नदियों का प्रवाह है, वो जीवन है। यदि ये सूख गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये इसलिए दर्द इन कविताओं में मेरे सामने आया। इंद्रावती नदी का आपने जिक्र किया जी, और इसकी तस्वीर जी, भी जी, यहाँ पर जी, लगी हुई है। जी। इंद्रावती तो आज बहुत बुरे हालत में है। हाँ, अब तो क्या हुआ कि जो जोरा नाला है वहाँ पर, उसमें उसका कुछ नेचुरल फ्लो या प्राकृतिक जो बहाव है, वो इस तरीके से हो गया कि वो अधिकांश नदी का पानी जोरा नाला में चला जाता है, उड़ीसा की तरफ में। तो उस कारण से यहाँ दिक्कत हुई, अन्यथा इंद्रावती भरपूर बहा करती थी। इस संकलन में एक कविता है, नदी की व्यथा। 4 लाइनें पढ़ता हूँ। तट पर बहुत धो लिए पैर बेतवा, फिर भी नहीं थकी तुम। ये तुम्हारे ही पुत्र हैं जिन्होंने क्रूरता से उजाड़ दिए दोनों तट तुम्हारे,
और सौगात में दे दी भट्टियों की गर्म हवा, फिर भी उफ नहीं की तुमने। पुल से आता जाता कोई कोई भी क्यों समझेगा दर्द तुम्हारा, मौन रही तुम निर्विकार सी। ये पीड़ा है बेतवा की, जिसे महावर जी ने शब्दों में उकेरा है। और ये केवल बेतवा की पीड़ा नहीं है। अगर दिल्ली के आसपास है तो यमुना भी आपसे कुछ ऐसा ही कहती है। यमुना के लिए भी कुछ लिखा है आपने। हाँ जी, हाँ, यमुना के लिए लिखा। क्योंकि अ, जो छठ पूजा है उससे हमारा भी कुछ संबंध जुड़ता है। तो बीच में मैंने अखबारों में पढ़ा कि यमुना नदी में बिल्कुल झाग काफ़ी मतलब हो गया है और छठ पूजा करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, उस समय तस्वीरें भी कुछ ज़्यादा आती हैं। जी हाँ। ऑपोजिशन में जो भी पार्टी रहती है, जी, सरकार जी। वाली पार्टी उसे कहती है कि सब ठीक हो गया, ऑपोजिशन वाली पार्टी उसे। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हम तो एक आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं कि जब जिस यमुना में हम कमर तक जाकर अर्घ देते हैं और वहाँ आचमन करते हैं, वहाँ झाग हो तो बात तो बनती नहीं। तो वो देखकर फिर मैंने उस पर एक कविता लिखी थी जो इस संकलन में शामिल है। केवल नदियों की बात नहीं है आपकी पुस्तक जी। में, जंगल की भी बात है। चीखों की गूंज एक कविता मेरे हाथ में मैं सामने देख रहा हूँ। जी। मैं जानता था एक दिन चीखेंगे ये पेड़, और दावानल की तरह उनकी चीखें तेजी से फैल जाएगी दसों दिशाओं में, ताकि कोई तो उनके बेरहमी से कटने का दर्द समझ सकेगा। अगर आप बस्तर में जाएंगे और सुनने समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ जी। पर दरख्तों की चित्कार साफ साफ सुनाई देगी। ये बात और है कि उसे कोई सुनने की कोशिश नहीं करता, उस पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करता। इस पुस्तक की कविताएं उस पीड़ा को बयां कर रही हैं। क्या हालात हैं अभी? एक समय था जब हम बस्तर में, चूँकि मेरा जन्म हुआ है, हम घूमा करते थे, तो अद्भुत संयोग होता था। अमराई की खुशबू, मकरंद झरता था, कभी महुआ टपकता था तो उसकी खुशबू, सरई जब फूलती है उसके फूल जब आते हैं तो उसकी एक खुशबू, नीम जब फूलता है तो उसकी खुशबू। तो कहना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा, कहना चाहिए कि एक प्राकृतिक नशा हवा में जब आप आता है और आप विचरण करते हैं तो आपके खुशबू में जो बात आती है वो अद्भुत है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जंगल बहुत छितरा गए, कम हो गए। कुछ मेरा ख़्याल है कटाई बहुत ज़्यादा हो गई और संरक्षण कम हो गया। अन्यथा साल का जो जंगल है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो साल के साथ ये कि वो इतना अब उसके लिए मैं एक शब्द है जो बड़ा ख़राब सा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा कि इतना मतलब स्वच्छंद है वो, उसे आप छेड़-छाड़ ना करें तो वो थोड़े दिनों में आच्छादित कर देता है धरती को। तो साल के जो बीज गिरते हैं, नेचुरल जो उनका प्राकृतिक रूप से जो विकास होता है वो ज़बरदस्त होता है। आज की स्थिति में जो हम कह सकते हैं कि विकास और विनाश में सिर्फ़ न का ही फ़र्क है। तो बहुत सारी चीज़ें जंगल की जो हैं वो नष्ट हुई। ये जो आप ये बातें कह रहे हैं ना, मैं जो समझता हूँ, जो नदियों किनारे रहने वाले आम लोग होते हैं जी, वो नदियों को गंदा तो करते हैं। जी, जंगल के किनारे रहने वाले लोग जंगल नहीं काटते हैं। जी, जी। तो ये जो जंगल का चित्कार है, मुझे पता है कौन है जिम्मेवार, लेकिन आप कुछ बताएंगे कि मतलब ये जंगल बस्तर वीरान हो रहा है, जंगल चित्कार रहा है, वहाँ के दरख्त चित्कार रहे हैं, किसको मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, अकेले बस्तर की बात नहीं है, मैंने इसमें इस्तेमाल किया है कि हिमालय तक, इसमें अटक से कटक तक और इधर आपके उत्तर से दक्षिण तक। अब प्रकृति का जो है कहना चाहिए कि जो संरक्षण है, उसमें मैंने पूरे एनवायरनमेंट की बात की है। देखिए, जब पहाड़ों की खुदाई होगी तो दरख्त अपने आप गड़बड़ाएँगे। नदियों का जो पानी है वो कहाँ से आता है? जब दरख्त होंगे पहाड़ों पर, उनमें पानी धीरे-धीरे संरक्षित होगा और रिसेगा, तभी नदियों में प्रवाह स्रोत चालू होगा।
हम शुरुआती दौर में जब सेवा में आए तो जगह जगह हमें छोटे छोटे नाले और स्रोत बहते हुए दिखाई देते थे। आज की स्थिति है कि उनमें कंट्रोल हो गया, वो सूख जाते हैं थोड़ी सी गर्मियों में। तो ये सब जगह दरख्तों की जो कटाई हो रही है, कुछ व्यावसायिक तौर पर जो कटते हैं वो तो कटते ही हैं, लेकिन कई बार अब आप जानते हैं कि मनुष्य का जो एक स्वभाव है लालच, उसके कारण भी अंधाधुंध भी कटाई होती है और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि जो भौतिकवादी, उपभोगवादी और बाजारवादी प्रवृत्ति है, उसके कारण से भी प्रकृति के हर जो कहना चाहिए स्रोत संसाधन पर संकट उत्पन्न हुआ। लेकिन ये जो आम आदमी होता है वो तो छोटे छोटे टांगे से और उससे काटता होगा, उससे तो कटेगा नहीं जंगल इतना, नहीं, उसके लिए उनसे तो बड़ी उनसे मछलियाँ लगती है। उनसे नहीं कटता। मैंने आपसे कहा ना ये सब उपभोक्तावाद और बाजारवाद और जो बड़े पैमाने पर जो उपयोग है, वो उसका परिणाम है ये। अन्यथा आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा, किसी आप आदिवासी इलाके के गाँव में जाएँ, तो वहाँ सरना होता है। वो एक झुंड होता है तब वृक्षों का, उसको कभी नहीं काटते वो। वो कहते हैं कि यहाँ हमारे देवता रहते हैं। आप देखिए आदिवासी जो है या जो ग्राम का व्यक्ति है, महुआ जल्दी से नहीं काटता, कभी नहीं काटता वो। इमली को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता वो, क्योंकि वो उसके अर्थशास्त्र के अभिन्न अंग हैं। तो महुआ तो समझते हैं, इमली कैसे? इमली बस्तर में तो ये था, मैं जब वहाँ गाँव में जाता था, कि कोई व्यक्ति कितना धनी है, इस बात से अंदाज़ लगाया जाता था उसके घर में कितने महुआ और इमली के पेड़ हैं। क्योंकि इमली, महुआ इनके इकोनॉमिक्स का ज़रिया है। नहीं, महुआ तो समझ में आती बात, महुआ। इमली बाज़ार में बहुत महँगी बिकती है। अच्छा। आजकल तो, पहले भी हाँ, बिकती थी। अच्छा, हाँ। तो उस लिहाज से सल्फ़ी का यदि पेड़ है, जो ताड़ प्रजाति का एक वृक्ष है, उसका जो पेड़ होता है, वो उसकी भी बड़ी वो पूजा करते हैं, उसे भी नहीं काटते वो। एक कविता है इस संकलन में नदी के लिए, वे कोई नहीं अपने ही थे, जो उठ खड़े हुए थे नदी के लिए कमर कसकर, कंधों के और करीब आकर देखते ही देखते सहस्त्रबाहु हो गया था आदमी। ये सहस्त्रबाहु हो गया था आदमी में क्या है ये सहस्त्रबाहु? ये एक पौराणिक आख्यान है और व्यक्ति अपने आप को कभी अकेला समझे तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो अकेला नहीं है। उसके पास इतनी शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकता है। 1994 में बालाघाट ज़िले में ज़बरदस्त बाढ़ आई और वहाँ हम लोग थे, हमें लगा कि हम कैसे कर पाएँगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब हमने सामान्य जनता से जब बातचीत की, उनको सहयोग के लिए आमंत्रित किया, तो देखते ही देखते हमारे पास इतने, एक नहीं, दो नहीं, हज़ार हाथ इकट्ठे हो गए और हमने बड़ी फुर्ती के साथ और बड़ी तत्परता के साथ वो काम किया बचाव का। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था कि देखते ही देखते आदमी सहस्त्रबाहु हो गया था। इस संकलन में कुल 29 कविताएं हैं। जंगल, नदी, पानी और इसमें चित्कार है, पीड़ा है और भावप्रवण कविताएं हैं। इस संकलन की एक अच्छी बात है वो ये कि इसमें एक सकारात्मकता भी है कि एक दिन नदी फिर बहेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। महावर जी लिखे हैं कि धूप की गुमशुदगी, सर्दीले दिन और ठिठुर रही हैं, रिश्ते की गर्माहट, संवेदनाएं जम रही हैं, आत्मरत होने के दिन हैं। जमी हुई नदी के किनारे बर्फ से लदे चिनार के नीचे ठिठुरती हुई जिजीविषा को भरोसा है एक दिन फिर बहेगी धूप के साथ साथ। उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद तभी सफल होगी, आकार लेगी, जब हम सोचना शुरू करेंगे। हम उस चित्कार जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। और लेखक, रचनाकार, कवि, उनकी कोशिश होती है कि वो समाज को जगाएं। तो नदी के लिए सोचो, ऐसा ही संकलन है और इसकी कविताएं भी। हिंदी में ये पुस्तक है। इस पुस्तक का अनुवाद भी हुआ है, अंग्रेजी में अनुवाद है, उसे किया है
गिरीश मेहता जी ने, और पंजाबी में ये गिरीश मेहता जी ने इसका अनुवाद किया है, और ये पंजाबी में अनुवाद भी है। पंजाबी में किया है नीतू गुजराल ने। नीतू गुजराल खुद एक कवयित्री हैं, बहुत संवेदनशील कवयित्री हैं, और मंचों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कविता गायन करती हैं। आजकल सिंगापुर में रह रही हैं, और ये पुस्तक जो है वो सृजन बीम से प्रकाशित हुई है। अगर आप कविता के शौकीन हैं और आपको साहित्य में रुचि है तो आप निश्चित तौर पर इस संकलन को, नदी के लिए सोचो को पढ़ सकते हैं। और आप साहित्य के साथ साथ प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको निश्चित ही ये पुस्तक मंगानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। माहौर जी, थोड़ा सा जी आप ये भी बताइए कि कवि कर्म है जी समस्याओं पर को रेखांकित करना, कवि कर्म है हमें जगाना, लेकिन कवि कर्म एक और भी है कि जो लोग सुनते हैं वहाँ तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश भी जाना। जी तो ये कविता केवल कविता पाठकों तक के लिए भी है कि या उनके लिए भी है जो इसे पढ़ें और जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं, वो भी सुने समझें इस चीज़ को? आवाज़ तो जब उठाई जाती है वो सबके लिए होती है, और जब हमने 2003 में शुरुआत की थी, आवाज़ उठाई थी, तो इसकी गूंज बहुत दूर तक गई थी। इसमें न केवल सामान्य जनता बल्कि जो नीति नियंता हैं वो भी शामिल हुए थे, और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया था कि हमें कुछ करना चाहिए। देखिए, जब मैं बालाघाट में था तो बैनगंगा के किनारे के जंगलों में हम औषधियाँ ढूंढने जाते थे। एक वैद्यराज जी से हमारा संपर्क हो गया था। बेतवा के किनारे जब हम थे तो वहाँ पर भी जंगल थे, तो हम लोग उसमें जाया करते थे, और बहुत बड़े बड़े लोगों का उसमें सफाई अभियान में आना हुआ, और उनसे हमने यही बात कही थी कि साहब, एक नदी जो है जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं वो उससे जुड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बाकी नदियों के बारे में भी आप सोचिए, कुछ तो करिए। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से जो भी किया होगा, कुछ नदियों की स्वच्छता के लिए जो प्रयास किए, जो भी कार्रवाइयाँ की वो की। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि सामान्य जनता तो सुने, पढ़े, लिखे, लेखक भी पढ़ें उसको, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं वो भी रखें, लेकिन जो नीति नियंता हैं उनके दिमाग में भी बात आनी चाहिए, और है उनके दिमाग में भी बात। तो लेकिन उदाहरण जब हम सामने रखते हैं तो वो कहना चाहिए कि वो उसकी पुनर्जागृति हो जाती है, स्मरण हो आता है। तो ये हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और जी इतना समय दिया, और इतनी खूबसूरत कविताओं के लिए, इस काव्य संकलन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पुस्तक लोगों तक पहुँचे, अपने उद्देश्य में कामयाब हो, इसके लिए शुभकामनाएं। ये थी बातचीत हमारी, और अनकोट की कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही किताबों पे बात करें, वो किताबें जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आप तक पहुंचना चाहती हैं। लेखकों से बात करेंगे, कवियों से बात करेंगे। आपको भी लगता है कि आपके पास कोई किताब है, आपको भी लगता है कि कोई ऐसी पुस्तक है जिस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, ऐसी पुस्तक है जिसमें कुछ संदेश है, तो आप अनकोट को लिख सकते हैं, हमें ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं, और हम ऐसे ही समय समय पर आपको पुस्तकों के बारे में, लेखकों से मिलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।